नमस्कार। न्यूज टाइम 5 PM संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा एयरबस प्लांट गुजरात में, इलेक्शन महाराष्ट्र में, मोदी जी का ये विकास मॉडल क्या है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज पहली बार भारत यात्रा पर गुजरात के वडोदरा पहुंचे। 18 वर्षों में स्पेन के राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा है। टाटा एयरबस C295 विमान संयंत्र का उद्घाटन करने आए थे। पहला मेड इन इंडिया विमान सितंबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा। 18,000 से अधिक हिस्से भारत में बनाए जाएंगे। इससे पहले राफेल के जो विमान खरीदे गए थे फ्रांस से, तो राफेल ऑफसेट परियोजना अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस एरो स्पेस को दी गई थी और परियोजना की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि जमीन गुजरात सरकार द्वारा दी गई थी। महाराष्ट्र के लोगों का यह भी इल्जाम है कि 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी तक जो महाराष्ट्र में प्लांट लगने थे, चाहे वो माइक्रोन का प्लांट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो ऑटो पार्ट्स की, या फिर वो और डिफेंस के क्षेत्र के एक्सपेंडिचर हो, तो जितनी भी प्लांट्स जो पहले महाराष्ट्र में लग रहे थे वो एक एक करके गुजरात में शिफ्ट किए गए। दूसरी तरफ डंकी के रास्ते 10 भारतीय सीमा अमेरिका के सीमा में प्रवेश करते हैं इलीगली, जिनमें से 5 गुजरात से हैं, ऐसा एक उल्लेख में आया था। पूर्वी यूरोप में अवैध रूप से देश में प्रवेश कर रहे 250 लोगों को लेकर एक विमान अमेरिका में पकड़ा गया था, जिसमें अधिकतम गुजराती थे। इस पर परिचर्चा पे भाग करने लेने के लिए मेरे साथ मीनू जैन जी मौजूद हैं। मीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हमने परिचर्चा शुरू करी, स्पेन के राष्ट्रपति का एक रोड शो कराया गया वडोदरा में। 2.5 किलोमीटर के रोड शो में फूलों की वर्षा भी हो रही थी और जगह जगह होर्डिंग्स भी लगी हुई थी। स्पेन के राष्ट्रपति का हिंदुस्तान में आना या भारत में आना कोई पहले से तय नहीं था, ऐसा लगता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस मैगजीन में, किसी भी अखबार में इसका उल्लेख नहीं था। जब भी कोई विदेश से इस तरीके का जब राजनायक आता है, तो उससे पहले तैयारी शुरू हो जाती है। एक प्रेस डायलॉग दिया जाता है, एक प्रेस को विज्ञप्ति दी जाती है और बताया जाता है कि स्पेन के राष्ट्रपति इस दिन आएंगे और उतने दिन तक रहेंगे। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। क्या आपको लगता है कि स्पेन के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के चलते एक एक पीआर एक्सरसाइज के लिए बुलाया गया? ये काम पहले और बाद में भी हो सकता था, ठीक महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले। और ऐसा भी लगता है कि ये जले में नमक छिड़कने का काम किया गया, कि महाराष्ट्र में कोई इंडस्ट्री लग नहीं रही है और जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आती है इस तरीके की डिफेंस एक्सपेंडिचर की, उससे पहले माइक्रोन की आई, जिसमें कहा गया कि 50% सब्सिडी भारत की सरकार खर्च करेगी। हालांकि महाराष्ट्र को इतना बर्डन सर पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पे अगर $10 बिलियन सरकार को ही खर्च करने हैं, तो सरकार उसको मैनेज कैसे करेगी? क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा जॉब्स जनरेट नहीं होती हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ये टेक्निकल सौदा होता है। और उसमें भी माइक्रोन की शर्त ये थी कि 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो बाहर से लाए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे पास वो लोग नहीं है जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो क्या है सारा ये विषय, और आपको क्या लगा कि सडनली ये एयरबस का ठेका जो भारत में दिया गया स्पेन द्वारा, एयरबस के जो C295 के कार्गो प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग का, वो कार्गो में भी काम आएंगी, और ये कहा जा रहा है इंडियन डिफेंस एयरफोर्स में भी उसका जो है वो इंडक्शन होगा। क्या खबर है मीनू जैन जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी, देखिए, ये मैं तो सबसे पहले आज जब ये खबर देखी एक्स पर, ट्विटर पर, तो मैं भौचक्का रह गई और मुझे लगा कि ये हद है, हद दर्जे की बेशर्मी है मोदी जी के लिए कि ये जो प्रोजेक्ट है टाटा एयरबस का, ये 2022 में महाराष्ट्र से उठा के गुजरात ले जाया गया था और वो भी गुजरात चुनाव के जो विधानसभा के चुनाव थे उससे ऐन पहले ले जाया गया था। तो और बहुत गुजरात के महाराष्ट्र के अंदर बहुत शोर शराबा हुआ था, विपक्ष ने बहुत ज्यादा आवाजें उठाई थी और इसमें भी देखिए बड़ी प्लानिंग के साथ ले जाया गया था। जुलाई में सरकार गिराई गई और उसके बाद अक्टूबर में ये प्लान मोदी जी गुजरात ले गए। तो जब तक इनकी अपनी सरकार वहां आ चुकी थी तो कोई मीन मेख निकालने वाला या पंगा लेने वाला या कोई रोड़ा अटकाने वाला कोई था नहीं और वो ये वहां से वहां ले गए। मेरे हिसाब से मोदी जी ये एक दबंगई है और धमकाने वाली बात है कि देखिए ये तो मैंने तुम्हारे इलेक्शन चल रहे हैं और चलते हुए इलेक्शन के बीच में मैं वहां ले जा रहा हूं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे वोट का। तुम दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, और अगर नहीं दोगे तो और लेके जाऊंगा आपके यहाँ से प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अभी तो बादशाह मैं ही हूँ सेंटर में।
तो जिस एफडीआई जो आएगा मेरी मर्जी, चाहे मैं जहां उसको नॉट दूं, यस बोलूं या चाहे ना बोलूं। तो ये एक तरीके से महाराष्ट्र की बाह मरोड़ने वाला भी जो एक शो किया उन्होंने, मतलब इतना ही नहीं था कि उसको एक ग्रेशियसली या सेरेमोनियली कर लेते, उन्होंने पूरा बाकायदा रोड शो करके। और मुझे तो एक अचरज और भी होता है आतमजीत जी, आपकी बात से अलग एक बात है, ये फॉरेन के जो हेड्स होते हैं ये आते हैं, ये कैसे बेवकूफों की तरह सड़क पे 2-2.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का शो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना हाई सिक्योरिटी रिस्क है ये, कितना बड़ा रिस्क होता है, और वो जा रहे हैं और ये मोदी जी उनका बेवकूफ बनाते रहते हैं। वहां इतना शोर और इतना ये सब वो गाने वाने करवाते रहते हैं, इनका जो वो जैसे नमस्ते ट्रम्प था वो उसी तर्ज पे। तो अब इसमें आपने जैसा बताया, कुछ तो आपने बता भी दिया, ये कई सारी चीजें महाराष्ट्र से उठा के, जैसे डायमंड बूट्स था, आईएफएससी था, और इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क था, मतलब एक नहीं हजारों। और ये डायमंड बोर्ड्स ले गए वहां से उठा के बीकेसी से सूरत में जबकि खाली पॉलिशिंग और कटिंग का हब था वो। ये जो सारी जो ये जो इसकी जो ट्रेडिंग होती थी वो बम्बई था उसका हब। बीकेसी बहुत बड़ा, एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब माना जाता है बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो वहां से उठा के ले भी गए, और वहां पे बताया ये जा रहा है कि बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए एक सिटी के का ग्लैमर अटैच्ड होता है किसी बिजनेस से, और यू नो इट कि डायमंड एक ग्लैमर से अटैच्ड चीज है। डायमंड्स आर फॉरएवर, द बियर्स, और कितनी कंपनियां हैं आप जानते ही है वो। तो वो एक ग्लैमर से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वो ग्लैमर सूरत में नहीं है। मोदी जी भले ही कुछ ही करते रहे कि यहाँ से उठा के वहां गुजरात ले जाएं, लेकिन वो वहां पे बताते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पे वो फिजिबल नहीं रहा। और उसमें एक जो कंपनी थी बहुत सबसे बड़ी, किरण, उसके मालिक का नाम तो मुझे याद है, किरण भाई, तो वो सबसे पहले वो ही थे बीकेसी से उठा के वहां से ले जाने वाले अपना इन्वेस्टमेंट हजारों करोड़ रुपए का। तो वो वहां पे सूरत ले गए, और उसके बाद वहां उनको जमा ही नहीं, मतलब बने ही नहीं बात। तो उनको अब लग रहा है कि वापस बीकेसी जाना पड़ेगा मुझे। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से बगैर सोचे समझे, और एक बिजनेस की जो एक जो नेचर होती है, एक उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारा पैराफर्नेलिया होता है एक बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ। तो वो डायमंड का बिजनेस ऐसा नहीं होता कि उसको आप बॉम्बे से उठा के वहां ले जाते हैं। और बीकेसी जो है वो बहुत हाई एंड, देखा दर्शक जानते होंगे कि बहुत ही हाई एंड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, एक अलग ही दुनिया है वो। तो वहां ले जाना, वहां से उठा के ले जाना, और इसके बाद आज का जो ये सीन है वो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई नहीं, महाराष्ट्र की जो जनता है उसको एक जो होता है ना छिपी हुई वील्ड थ्रेट धमकी देना कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो इस तरीके से तुम्हारे और भी प्रोजेक्ट्स देखिए यहाँ से जा सकते हैं। अब ये जो जी। चीज है, सीधे सीधे देखिए पॉलिटिकली अगर इसके रेमिफिकेशंस देखें तो ये सीधे सीधे जो इसका फेडरल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर सीधे सीधे ये एक बहुत बड़ा अटैक कर रहे हैं मोदी जी कि मतलब आप दो राज्यों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं। और जैसा आप जान ही रहे हैं कि सब कुछ गुजराती, मतलब जो भी नॉर्थ में इंडिया में जो प्रोजेक्ट, मैं आपको और बता दूं गुजरात का, यहाँ पे बीटल्स का, आतमजीत जी आप तो जानते ही होंगे, आपका देहरादून से कनेक्शन है। बीटल्स का ऋषिकेश में एक जी, ये मैंने पढ़ा पोलिंग, वो हाँ रुके ऋषिकेश में जो जॉन लेनन जहाँ आके उन्होंने रुके योगी जी के जी, यहाँ जो वो महेश 1967 योगी, से लेके 71 तक जो महेश योगी का वहां पे योगा स्थान था जहाँ 52 कॉटेजेस बनी हुई थी, उसको 84 करोड़ एक ठेका दे दिया गया है गुजरात की कंपनी को गुजरात 52 करोड़ में, जी जिसमें वो पूरा रिजॉर्ट बनाएंगे, क्या करेंगे। राजा जी पार्क नेशनल पार्क की वो प्रॉपर्टी है। उत्तराखंड सरकार ने उसको वापस ले लिया था, पहले उसको अनुदान दिया गया था महेश योगी को। महेश योगी अमेरिका चले गए 67 के बाद, तो उस 71 में शायद गए थे, 67 में वो यहीं थे, 73 के बाद वो गए थे। तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी को अब उत्तराखंड सरकार ने एक एग्रीमेंट के तहत 50-52 करोड़ रुपए में एक गुजराती कंपनी को दे दिया है। अब मैं एविएशन से ही एक मुतालिक आपको खबर और देता हूं। नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया, जिसे कभी भारत के एविएशन परिदृश्य की आधारशिला के रूप में देखा जाता था। और आज वो प्रोजेक्ट दलदल में फंसा हुआ है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि नितिन गडकरी ने जनवरी 2024 में
वहां पे उसका इनॉग्रेशन किया और ये कहा था कि एविएशन और कार्गो का ये अब हब बनेगा, और नागपुर में है वो, महाराष्ट्र में। मेरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आप नागपुर में एविएशन हब बना रहे हैं, कार्गो का हब बना रहे हैं, वहां पे आप एविएशन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलने की बात कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद एक कार्गो प्लेन एयरबस का, जो कि एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, उसको वो उस कार्गो प्लेन के मैन्युफैक्चरिंग को आप वडोदरा ले जाते हैं, नागपुर में आप कार्गो का हब बनाते हैं पहले। तो ये एक बड़ा मामला खड़ा हो जाता है कि इस तरीके के चीजें जनवरी 2024 में मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट मिहान के नाम से ये एविएशन केंद्र का उद्घाटन उस समय के केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री मैंने आपको बताया नितिन गडकरी ने किया था। उस कार्यक्रम की उपलब्धि यही थी कि विमानों के लिए सी चेक और ये सब चीजें वहां पे की जाएंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि नागपुर से आरएसएस का भी कनेक्शन है, नागपुर से ये मिहिन का भी प्रोजेक्ट का कनेक्शन है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो में आपने देखा कि हमारे यहां से इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही बैठ गया है। अब ये कार्गो प्लेन जो हम बनाएंगे ये कहां उड़ेंगे? डिफेंस के क्षेत्र में काम करेंगे या एक्सपोर्ट हब के क्षेत्र में काम करेंगे? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। नागपुर को आपने यूनिफाइड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर बनाने की बात की, और उसके बाद आपने उसको बिल्कुल मायावी बना दिया, खत्म कर दिया आपने उसको। और एविएशन क्षेत्र के जो रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसका कोई वडोदरा में बेस नहीं है। क्योंकि एविएशन क्षेत्र में जब आप काम करते हैं उसका एमआरओ कहा जाता है कि रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर वडोदरा में है ही नहीं, तो इसको लेके जाना वहां तक, ये भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। आपको याद होगा राफेल के ऑफसेट का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस एविएशन को दिया गया था। अनिल अंबानी को नवंबर में उसकी कंपनी बनती है, जनवरी में जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफसेट डील होती है राफेल की फ्रांस के साथ, तो उसका ठेका 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ही रिलायंस एरोस्पेस को दे दिया जाता है अनिल अंबानी को। आज तक पीछे में ख्याल 6 महीने 8 महीने पहले उसका एक आर्टिकल आया, किसी जर्नलिस्ट ने वहां जाके फोटो खींच के कवर करने की कोशिश की तो उसको डंडे मार के भगा दिया गया। वो जमीन पे कब्जा अनिल अंबानी का है, पर राफेल ऑफसेट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। और हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के लोग जो राफेल की विमान की खरीद में उसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व थे, वो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट उनसे बिना पूछे एक प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया। तो इस तरीके की बहुत चीजें सरकार करती है जिसका कोई अता पता नहीं होता। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह डिसाइड करते हैं कि क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, इसका किसी को नहीं पता होता। जो यूएस सेमीकंडक्टर फर्म माइक्रोन है, उसकी डील भी गुजरात की ऐसी ही थी, पहले वो वेदांता के साथ महाराष्ट्र में लगने वाली थी। yes. $20 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और जब माइक्रोन से पूछा गया तो माइक्रोन ने कहा हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 825 मिलियन है, बाकी सारी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि किसके टैक्स के पैसे से दे रही है, क्यों दे रही है? जितनी भी आप सब्सिडीज को भूल जाइए, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपने किसी प्रोजेक्ट को वेस्ट बंगाल में लगते देखा, किसी प्रोजेक्ट को कर्नाटक में लगते देखा, किसी प्रोजेक्ट को केरल में लगते देखा? क्या मोदी सरकार की दुश्मनी है इन प्रोजेक्ट्स के साथ? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। दूसरी बात, 5,000 नौकरियां देने के लिए आप अरबों रुपया खर्च करते हैं। 4 करोड़ रुपए की एक नौकरी लगेगी। जब जेडीएस के रवन्ना रेड्डी ने, जब प्रज्वल रमन्ना के फादर ने, एचडी कुमारस्वामी ने जब इस पे सवाल खड़ा किया तो उनको चुप करा दिया गया। उसके बाद उनका कोई बयान नहीं आता है। रघुराम राजन का यह कहना है कि ये जो लॉजिक चिप्स की कंपनी है, ये चिप्स हम लोगों को बनानी नहीं चाहिए, हमें इंटरमीडिएरी सिलिकॉन का काम करना चाहिए, हमें और तरीके के काम करने चाहिए। जैसे आपको याद होगा लॉकडाउन के बाद गाड़ियां मिलनी बंद हो गई थी क्योंकि उनमें माइक्रोचिप्स लगता है, और माइक्रोचिप में आपको सेमीकंडक्टर्स और सिलिकॉन की रिक्वायरमेंट है। आप सिलिकॉन की फैक्ट्री नहीं लगाते जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। आप माइक्रोचिप्स की फैक्ट्री लगाइए जिसमें चिप्स बनते हैं छोटे छोटे, और उनकी प्रोसेसिंग और उनकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो आप बाहर से भी करवा सकते हैं। आप इतने एडवांस स्टेज का माइक्रोचिप प्लांट लगा रहे हैं, आपके पास सिलिकॉन नहीं है, आपके पास सेमीकंडक्टर मशीन्स नहीं है, क्या जरूरत पड़ी है ये सब करने के लिए? तो ये सरकार जो है वो बड़े बड़े, और एक तरफ
उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगती है, वो मूर्ति गिर जाती है। Yes. और आपके पटेल साहब की लगती है इतनी बड़ी प्रतिमा, 3,500 करोड़ रुपए शायद उस समय खर्च हुए थे, 2015-16 की बात, सरदार पटेल की। Yes. तो हमारे पास मूर्तियां बनाने का काम तो हम ठेके पे देते हैं, और सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री सरकार जो है वो टैक्स के पैसे से, सब्सिडी से लगाती है। ये सारा झोल है क्या? इसमें सरकार मुझे लगता है दिखा कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये मुझे तो उसी तरीके का लगता है कि जैसे ये कहते हैं कि हम जो है मोबाइल फोन्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं दुनिया की। और जबकि असलियत क्या है कि असलियत ये है कि आप असेंबलिंग कर रहे हैं, आपको पार्ट्स आते हैं बाहर से और उनको आप असेंबल करके और एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कहा जाएगा, इसको तो कहा जाएगा कि आप असेंबल करते हैं। तो मुझे तो ये सेमीकंडक्टर के जो आप बता रहे हैं, जो चिप्स की बात बता रहे हैं, मुझे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही झोल नजर आ रहा है। क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर पहुंचेगा और वो लेके आएगा इसकी रिपोर्ट, जैसे रिपोर्टर कलेक्टिव्स जैसी जो वो हैं, ग्रुप्स हैं, अगर वो इसके ऊपर करेंगे तो शायद आपके सामने इसका भी भंडा फूट जाएगा। क्योंकि ये जो मोदी और ये जो शाह की जो सरकार है, ये एक तरीके से जो कहते हैं ना फ्रॉडस्टर, जैसे फ्रॉड करने वाले लोग जो होते हैं, वो लोग जिस तरीके से अपना काम चलाते हैं, जिस तरह के उनका एम्पायर चलता है, उसी तरीके से देश को चला रहे हैं। और जो आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि क्या सब कुछ गुजरात को ही चाहिए, देखिए गुजरात ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, प्रॉस्परस स्टेट है ऑलरेडी। आपको देश के सभी हिस्सों में इवनली आप डिस्ट्रीब्यूट करें, और अगर आप नॉन बीजेपी रूल स्टेट को नहीं भी देना चाहते हैं तो आप बीजेपी रूल स्टेट्स में ही ले जा सकते हैं इंडस्ट्रीज। आप मध्य प्रदेश में ले जाइए, आप वहां तो आपको माहौल अच्छा मिलेगा। आप झारखंड में ले जाइए, वहां तो बड़ा मिनरल रिच स्टेट है, वहां ले जाइए। लेकिन वहां वो नहीं ले जाएंगे, उनको गुजरात के ही, क्योंकि उनका जो गुजरात मॉडल है वो सफल है। और गुजरात की जनता 2002 के पहले से भी, उससे पहले केशुभाई पटेल थे, जब उससे लेके और आज 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और एक छत्र भाजपा का शासन बना हुआ है, तो वो इसी वजह से बना हुआ है। देखिए गुजराती जो एक साइकी है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की साइकी है, मतलब उनको धंधा ही चाहिए होता है, धंधे से ही मतलब है। और मोदी जी उस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो वो चाहे गुजरात के अंदर हो या गुजरात से बाहर हो, अभी बताया जाता है यहाँ तक कि अयोध्या में जो पार्किंग का ठेका है वो भी किसी गुजराती फर्म को है। इवन जो कॉरिडोर्स में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बने हुए हैं उसमें भी गुजराती की दुकानें खुली हुई हैं। तो इन्होंने मतलब ये गुजरातियों को एक नफरत का एक नया ऑब्जेक्ट दे दिया है देश के लोगों को। अब आप पहले देखिए, मेरे भी गुजराती दोस्त हैं बहुत। का ठेका जिसके मीनू जी इस पार्किंग के ठेके की बात कर रहे हैं, वो अदानी की सब्सिडरी कंपनी को दी गई है, किसी गुजराती को नहीं दी गई। अदानी मैनेज कर रहे हैं वो पार्किंग अयोध्या में भी। और उसके बगल में कंटोनमेंट की जमीन को पहले खरीदा गया, उसमें पतंजलि के भी लोग थे, उसमें अदानी के भी लोग थे, और उसमें दो चार मिनिस्टर भी थे। और उसके बाद उसको डी नोटिफाई करके उसको कमर्शियल और रेसिडेंशियल के लिए एफआईआर कराया गया। पॉलिसी बाद में बनती है, पहले जमीन सस्ते में खरीदी जाती। ये भी एक ऑर्गेनाइज लूट है। मैं एक लास्ट में एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं देखिए एफडीआई महाराष्ट्र में आई, वो गुजरात भेज दी गई, बिजनेस खुलने वाले थे महाराष्ट्र में, वो गुजरात भेज दिए गए। ऐसा नहीं है, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं आपको। महाराष्ट्र को एफडीआई में वैसे भी कोई नहीं रोक सकता, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कोई उसको बीट नहीं कर सकता, जीएसटी कलेक्शन में कोई बीट नहीं कर सकता। क्यों? इसका रीजन है, मुंबई जो है वो अकाउंटिंग करती है। पूरी सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, फाइनेंशियल हब है, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां, उनके बॉम्बे में हेड ऑफिस होंगे या रीजनल, या उनके हेडक्वार्टर्स होंगे, या उनके लोग वहां बैठते होंगे। तो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सीएफए का काम मुंबई में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एफडीआई बॉम्बे में आती है वो महाराष्ट्र के लिए ही आती है। वो एफडीआई कंपनी रजिस्टर होती है, वो पब्लिक होती है, उसकी अकाउंटिंग बॉम्बे में होती है, सीए बॉम्बे में होते हैं, सीएफए बॉम्बे में होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहां बैठते हैं, सेक्रेटरीज, कंपनी सेक्रेटरीज वहां बैठते हैं। पर वो इन्वेस्टमेंट पूरे भारत में जाती है, वेस्ट में खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आपका केरल।
तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के बाद गुजरात का नंबर आता है। अगर एफडीआई की हम बात करें, महाराष्ट्र नंबर 1 है 70,000 करोड़, कर्नाटक नंबर 2 है 19,000 करोड़, दिल्ली नंबर 3 है 10,700 करोड़, तेलंगाना 9,000 करोड़, गुजरात 8,500 करोड़, तमिलनाडु 8,300 करोड़, हरियाणा 5,800 करोड़ और उत्तर प्रदेश 370 करोड़। पर बात ये नहीं है, बात ये है एफडीआई तो बॉम्बे में लिस्टेड कंपनीज हैं, वो एफडीआई लेके आ गई। आप बुलेट ट्रेन लेके आए, आपने कहा अहमदाबाद से मुंबई चलाएंगे। अब वो बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, जमीनें एक्वायर हो गई किसानों की, एलिवेटेड आपने रेलवे लाइन भी बिछा दी, पर बुलेट ट्रेन तो 2014 के बाद आपने देखी, मैंने नहीं देखी। वंदे भारत का प्रोजेक्ट फेल हो गया। कोई भी ट्रेन के रूट पे प्रॉफिटेबल नहीं है वो रूट, और उसकी टिकट उसी सेक्टर की एयरलाइन टिकट से सस्ती है, महंगी है। एयरलाइन की टिकट सस्ती मिलेगी आपको, अहमदाबाद मुंबई देख लीजिए या बड़ौदा भोपाल देख लीजिए, ये सारे सेक्टर्स पे वंदे भारत की टिकट आपको एयरलाइन टिकट से महंगी मिलेगी। तो वायबिलिटी क्या है इन प्रोजेक्ट्स की? आप चीता लाते हैं कूनो से, कीनिया से, आपको पता होगा कि चीते बचे कितने हैं उसमें। वो बेचारे गर्मी में, हीट में, बगैर फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो मारे गए। आप एक काले हिरन के लिए तो सलमान खान को धमकी दे देते हैं, पर उन चीतों के लिए आप हिरन छोड़ देते हैं कि जाओ हंटिंग करो चीते को, कि जाओ हिरन खाओ। तब हिरन की याद नहीं आती है आपको, हिरन की याद तभी आती है जब सलमान खान की बात उठती है। तो ये सारे एपिसोड में, ये सारे चीजों में मुझे एक ही बात याद आती है कि मोदी जी जब खड़े होते थे, बनारस वाली वो जो बोट है, जो एक उन्होंने रिवर क्रूज भी शुरू किया था, आपको याद होगा वो रिवर क्रूज, है ना? नहीं, वो रिवर क्रूज में क्या हुआ, उसमें उसको एक डेप्थ चाहिए होती है पानी की, उस क्रूज को चलने के लिए। तो समझ में ये आया कि जहां वो क्रूज चलाना चाहते थे वहां बालू इतनी है, वहां पानी नहीं इतनी है, तो वो फिर वो चलेगा कैसे क्रूज? यही तो रेकलेसनेस है, जल्दबाजी। तो ये क्या मोदी जी का स्वभाव है, व्यवहार है कि आप लोगों को रादर देन लाइफ चीजें दिखाएं, उनको सपना संजोएं और उसके बाद चुपचाप आप आके बैठ जाएं और फिर हिंदू मुसलमान करके आप इलेक्शन जीत जाएं, ताकि कोई सवाल जवाब करे ही ना, कोई पूछे ही ना कि आप क्या कर रहे हैं। और ये जो चीजें आप देख रही हैं, स्पेन के प्रेसिडेंट आए, उनको वो शोभा यात्रा, अब जो आपने शोभा यात्रा की बात की, उसके विषय में भी आपको बता दूं कि पीछे डोनाल्ड ट्रंप आए थे जब वो प्रेसिडेंट थे, उनको किस पे बैठाया गया पता है आपको? उनको बैठाया गया वो जो जेसीबी होती है, जो आजकल चलती है, बुलडोजर जिसको बाबा कहते हैं, उनको लाके जेसीबी पे बैठा दिया गया था जब वो इंडियन विजिट पे आया था, ऑफिशियल इंडियन विजिट पे। एक प्रेसिडेंट को अमेरिका के आप जेसीबी में बैठा दीजिए और बताइए कि विकास के कार्य हो रहे हैं। तो ये सब ड्रामा उन राजनयिकों के हाथ में नहीं है, वो तो गेस्ट बन के आते हैं, उनको बुलाया जाता है कि आप आइए, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इस एयरबस डील में भी सरकार के टैक्स पेयर का कितना पैसा लग रहा है, इसका विवरण आपको किसी भी मीडिया हाउस में नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें की जाती हैं, पीएलआई आप देख लीजिए, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, आप ईएलआई देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, ये पीएलआई ईएलआई स्कीम इज अ हॉग वॉश। 20% आप प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को पैसे दे रहे हैं। मतलब मेरे पास, मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाता हूं, अगर उस प्रोडक्ट को मैं इंडोनेशिया में ना बना के असेंबल करता हूं, जो आपने सही बात की असेंबली, अगर मैं असेंबली वियतनाम में नहीं करता, इंडिया में करता हूं, तो सरकार मुझे 20 रुपए देगी। मतलब मेरी लेबर कॉस्ट ही बारों बार निकल जाएगी। तो क्या ये लूट नहीं है? क्या ये लूट नहीं है? बात एफडीआई की नहीं है, बात ये नहीं है निवेश कितना आ रहा है, बात ये भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट कहां जा रहा है, बात ये भी नहीं है कि पी रेशियो 100 है कि 200 है कि 26 है कि 27 है। बात यह है कि देश का विकास मॉडल एक्चुअल में क्या है, ये गुजरात का विकास मॉडल एक्चुअल में क्या है? क्या ये धोखा है? क्या ये फरेब है? क्या ये लोगों को बेवकूफ बनाने की पॉन्जी स्कीम है? आखिरी टिप्पणी मीरू जी। जी, देखिए, ये आपने ठीक कहा कि ये एक पॉन्जी स्कीम है, लोगों को बेवकूफ बना के और उनको ठग के और भाग जाते हैं। तो ये जैसे बनारस के ठग कहा जाता था पहले, सॉरी टू बनारसी जो अगर दर्शक है उनके लिए, लेकिन ये एक फेमस मुहावरा है कि बनारस के ठग। तो अब क्या हो रहा है कि गुजरात के ठग, देखिए, मतलब एक आपने जिस तरीके का आप जो ये गुजरात मॉडल, अभी तक तो गुजरात मॉडल आ रहा था कि आप किस तरीके से राजनीति करते हैं, उसके बारे में था गुजरात मॉडल राजनीति का। लेकिन आप गवर्नेंस का मॉडल भी देख लीजिए, आप गुजरात का ही मॉडल है। इन्होंने एक और इसमें ऐड करी, एक सी प्लेन चलाया था, इफ यू रिमेम्बर, साबरमती में
वो जो किसानों के खेतों का पानी था उसको डाइवर्ट करके साबरमती में लाया गया ताकि उसमें पानी ओवरफ्लोड रहे और उसमें सी प्लेन उड़ सके, उसके लिए। मोदी जी भी बैठे थे उसमें। और हाँ, मोदी जी उसमें बैठे थे। कहाँ है वो सी प्लेन, कहाँ गई वो सर्विस? तो जिस क्या होता है कि एक ये जो शहरी जो एक मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उसको मोदी जी ध्यान में रखते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आप देखिए उत्तराखंड में जो 8 लेन हाईवे बना है वो किसके लिए बना है? मैं तो ये मानती हूँ गुजरातियों के लिए बना है कि वो आए, बाय कार आए और फर्राटे से वो 200 की स्पीड पे पहाड़ पे गाड़ी चलाने का उनको थ्रिल मिले, उनको एडवेंचर स्पोर्ट के जैसी फील आए और यात्रा भी हो जाए। तो इनको जो है इनका माइंडसेट उसी तरीके का है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाला। उसमें किसी को क्या उससे आपकी परेशानी हो रही है, किसी को क्या नुकसान हो रहा है, वो इनको फिक्र नहीं है। और एक उन्होंने एक वोट बैंक बना लिया है आत्मजीत जी। ये इस तरीके की जो हाई फाई चीजें उनको दिखा के या उनको प्रोवाइड करके एक एक वोट बैंक ऐसा बना लिया है और बाकी का वोट बैंक आपके 5 किलो अनाज के ऊपर बिका हुआ है और बाकी का और जो थोड़ा बहुत होगा वो अभी कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, जो चला रखा है उस पे। सोच इनकी मान्यता तो यही है कि इससे हमको पता नहीं कितना सारा एक मोबिलाइजेशन होगा हमारे फेवर में। वो अभी देखने वाली बात होगी, वो महाराष्ट्र में उसका टेस्ट हो जाएगा कि कितना ये होगा। तो ये मोदी जी का खुद भी आप देखिए ना, उनके आप पर्सनल एग्जांपल से देखिए किस तरीके से वो किस तरीके से वो ड्रेसअप होते हैं। आपने उनको देखा होगा अयोध्या के शिलान्यास के समय, आपने विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के समय उनको देखा होगा किस तरीके से राजा की तरह उनकी एंट्री हो रही है, डमरू बज रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, एज इफ कोई किंग इज मेकिंग सम ग्रैंड एंट्री। तो ये इस तरीके की चीज वो जानते हैं, जैसे कि ये वो जानते हैं कि जनता जो है वो फैंटेसी में रहना पसंद करती है। अब फिल्में लोग देखते हैं, जो बड़े बजट की कमर्शियल फिल्में होती है वो इसीलिए तो देखते हैं। 3 घंटे के लिए वो अपनी थोड़ी जो जितनी भी जिंदगी की दुश्वारियां होती वो भूल जाते हैं और एक फैंटेसी लैंड में घूम लेते हैं। तो मोदी जी उसी तरीके से अपने वोटर्स को एक फैंटेसी लैंड की सैर करवाते रहते हैं जब उनका मन करता है। तो उस तरीके की वो फैंटेसी लैंड की उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स के जरिए या अदर जो भी कुछ वो कर रहे हैं, वो उसमें अयोध्या मंदिर हो, वो कहते हैं ना भव्य दिव्य और भी कुछ कुछ अव्यय डव्य लगा के उसमें उसको ऐसा बना देते कि पब्लिक सोचे कि पता नहीं वो हो क्या बनाया है, क्या चीज है। अब पब्लिक जो है आपकी तरह कोई इतना माइन्यूट एनालिसिस में जाता नहीं है। आप जिस तरीके का डाइसेक्शन कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स का या उनके फेल्योर का या उनकी जो होता है ना कि दूरदर्शिता नहीं दिखाई, मतलब कितना रेकलेस उनकी सोच है, उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। तो वो चीज पब्लिक नहीं सोचती है, बस उनको तो कि आह मोदी जी वाह मोदी जी, ये उनको चलता रहता है। लेकिन अब क्या है कि अब लोगों को समझ में आने लगा है और लोग अब ये बात मानने लगे हैं कि जो कुछ मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अब जैसे स्पेन के जो आए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, हाँ राष्ट्रपति आए हुए हैं, तो उनकी अगर रोड शो इनको करना भी था, अगर पहला टाइम होता मोदी जी महाराष्ट्र में करते वो रोड शो, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि मोदी जी भागे फिर रहे हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन से भी, जैसे हरियाणा के इलेक्शन से भागे फिर रहे थे। पहले विदेश चले गए, उसके बाद इसको बुला लिया तो गुजरात में चले गए और अभी कुछ और निकाल लेंगे। कायदे में तो उनको महाराष्ट्र में होना चाहिए था और महाराष्ट्र में होना चाहिए था ये रोड शो। महाराष्ट्र के लोगों को करते इंप्रेस कि देखिए मैं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाया हूं और मैंने रोड के ऊपर चला दिया है उसको, राष्ट्रपति को वहां के। लेकिन वो वहां नहीं कर रहे हैं, वो उल्टे महाराष्ट्र को धमकी दे रहे हैं। उनकी प्लानिंग कुछ और ही। उनका तो यह है कि बंबई को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, क्योंकि बॉम्बे गुजरात के हमेशा से आग की किरकिरी रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इसमें गुजरात और ये महाराष्ट्र दोनों इकट्ठा हुआ करते थे। ये तो बाद में हुआ और फिर उसके बाद बंबई को लेके कि बंबई महाराष्ट्र के साथ जाए या गुजरात के साथ जाए, गुजरात का क्लेम था हमारे साथ जाए, महाराष्ट्र का क्लेम था हमारे साथ जाए। तो उसमें 106 लोगों ने आहुति भी दी प्राणों की अपने। इतने भयंकर दंगे हुए वहां पे मुंबई में, तो उसके बाद मुंबई उनको मिली है। लेकिन वो उनको लगता है कि नहीं ये इनके लायक नहीं है, मुंबई हमारे होनी चाहिए। तो लेकिन बस क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र का एक वो है कोहिनूर है, तो वो तो कभी किसी कीमत पे जाने नहीं देंगे। मोदी जी के और सपने भले ही साकार हो गए हो, पर ये सपना तो शायद साकार कभी हो नहीं पाएगा। तो वही मोदी जी का यही है। अब बंबई के लोगों को किस तरीके से ये दिखा पाएंगे अपना, सॉरी महाराष्ट्र के लोगों को
ये अभी समय आगे बताएगा, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र का जो लोकल जो महाराष्ट्रियन है, जो मराठी जिसको बोलते हैं, वो इस तरह की पॉम्प एंड शो इस तरह के ना उनके निजी जीवन में होती है और बहुत सिंपल होते हैं लाइफस्टाइल में महाराष्ट्रियन इन जनरल। मैं बाहर से आए हुए महाराष्ट्रियंस की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोकल वहां का महाराष्ट्रियन है, जो नेटिव्स है वहां के, तो वो इस तरीके की तड़क भड़क और इन चीजों से प्रभावित नहीं होते और वो उनके हिसाब से ये वेस्ट ऑफ मनी है उनके हिसाब से। जी, तो जी, वो वहां जी, तो नहीं चलेगा और ये मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं चलेगा मेरा। गुजराती इलाकों जी, में भले ही जी। चला लें घाटकोपर साइन वगैरह में, लेकिन बाकी तो नहीं चलने वाला है। लेकिन ये जो है मोदी जी का जो ये फ्रॉडस्टर वाला मॉडल है ना, ये अब इसकी पोल खुल चुकी है और ये बहुत लंबा चलने वाला है नहीं। जी। निश्चित तौर पर एयरपोर्ट और कार्गो हब आप बनाते हैं नागपुर में और टाटा एयरबस की यूनिट लगाते हैं वडोदरा में, तो जाहिर तौर पर वडोदरा से नागपुर एक और बुलेट ट्रेन चल जाएगी। थोड़े समय रुकिए, आप वो भी देख लेंगे। और डंकी के रास्ते जो इलीगली यूएस जा रहे हैं, कभी पेरू के जंगलों से, कभी अमेजोन के जंगलों से, बेचारे आधे लोग पहुंचते भी नहीं है और यमराज उन्हें ले जाते हैं। तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। मोदी जी गुजरात मॉडल बिल्कुल सिंगापुर बेस्ड मॉडल बना रहे हैं। ज्यादा और कुछ नहीं हुआ तो जो हांगकांग से जो हीरो का व्यापार करते थे पहले, वो फॉरेन एयरलाइंस में बाहर जाते थे, अब अपने कार्गो प्लेन्स लेके बाहर उड़ जाएंगे। क्या दिक्कत है? देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। धन्यवाद मीनू जी, आपका बहुत बहुत आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।